आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कैलोरीमेट्री। ये चैप्टर आईसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही थोड़ा सा डरावना चैप्टर है। एक्चुअली इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो बहुत परेशान करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आज ये चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हो पाएगा तो इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट क्विक रिवाइज करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ओके, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को सीरियसली नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3-4 क्वेश्चन तो 100% मिलने वाले हैं। राइट, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ते रहो पर। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि अगर कोई भी मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं मानता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, राइट, और इसमें अब कोई ना कोई तो एनर्जी होगी, राइट, या तो पोटेंशियल होगी या तो काइनेटिक होगी। तो आपको पता है कि अगर रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। इसके अलावा भी क्या कोई एनर्जी हो सकती है? तो क्या कभी आपने चलते फिरते एक थर्मल एनर्जी नामक जीव या समझो कि एनर्जी का नाम सुना है क्या, कि ऐसा भी कुछ होता है? क्या होता है वो? एक्चुअली जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट में जो एनर्जी होती है उनको मॉलिक्यूलर एनर्जी कहा जाता है। और उसी सभी अगर उसी मॉलिक्यूलर एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलो देखिए आपकी बुक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री, और उसमें देखो सबसे पहला टॉपिक यही लिखा है, कंसेप्ट ऑफ हीट, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज थर्मल एनर्जी। ओके, फिर इसके बाद आता है व्हाट इज एनर्जी, या मैं कहता हूं कि व्हाट इज हीट। एनर्जी का तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं हीट की। तो हीट क्या होता है? देखो स्टूडेंट, हीट कुछ नहीं है, केवल एक ये समझो एनर्जी का फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि जो टेम्परेचर है वो किधर जा रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, अगर बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो लिखा हुआ है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अच्छा, क्लास 8th में आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। सपोज मान लो हमारे पास क्या है, एक रॉड है, एक क्या है हमारे पास, आयरन रॉड है, और ये क्या है, ये हॉट है, हॉट वाला हॉट है। ठीक है, इसके बाद एक हमने और रॉड इसको कनेक्ट करके रख दी, जो कि कैसी है, थोड़ी सी ठंडी है या कोल्ड है, मैं कह सकता हूं कोल्ड है। ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और टेम्परेचर 1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद जो इसका टेम्परेचर है T1 का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा T2 के। मतलब हीट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेट है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। कंसेप्ट ऑफ हीट में इससे ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। चलो अब बात करते हैं यूनिट ऑफ हीट, जो अगला आपका टॉपिक क्या कहता है। यूनिट ऑफ हीट कहता है द एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, जो हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, और जे सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जूल के बाद आपने कॉमनली बोलचाल की भाषा में देखा होगा कि हम लोग एक यूनिट लेते हैं कैलोरी। ठीक है, इतने कैलोरी हीट है ना, इतने कैलोरी बर्न हुई, इतने कैलोरी हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी एक टाइप की हीट की यूनिट है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। और एक कैलोरी जो होती है वो नियरली कितनी होती है, 4.2 जूल के अप्रॉक्स होती है। मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल अप्रॉक्स। ठीक है, वैसे वो 4.168 के आसपास होता है, तो हमने उसको लिख दिया 4.2 जूल। कैलोरी का एक बड़ा भाई भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी भी बोलते हैं। और 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 1 किलो कैलोरी होता है 1000 कैलोरीज के। ठीक है, क्या कभी आपने सुना है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो बर्न करता है 200 कैलोरीज बर्न करता है जिम में। अच्छा, कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज 1 कैलोरी, डिफाइन करो। वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछ लेता है कि व्हाट इज 1 कैलोरी, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 कैलोरी इज दैट हीट व्हिच रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर को, मैं कह सकता हूं 1 ग्राम ऑफ वाटर को मुझे अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, या उसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे 1 कैलोरी हीट की जरूरत होगी, और ये 1.42 जूल एनर्जी के आसपास का होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह किलो कैलोरी देखो क्या लिखा है, कह रहा है 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 kg of water। उसमें क्या था, 1 ग्राम ऑफ वाटर, अब इसमें है 1 kg ऑफ वाटर
फ्रॉम 14 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री का आसपास हमें चेंजमेंट लाना है। बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बात करें कैलोरी की, तो कैलोरी क्या है कि हीट कितना रिलीज हुआ या कितना एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो क्या टेम्परेचर और जो हीट है वो सेम है? नहीं। टेम्परेचर एक पैरामीटर है, टेम्परेचर एक वर्ड है, कंसेप्ट है जो हमें यह बताता है कि हीट कितनी ज्यादा है, मतलब ज्यादा हीट या कम हीट। कोल्डनेस एंड हॉटनेस दोनों चीजें। क्लास 8th में आपने छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि टेम्परेचर मींस कोई भी बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके, चलो देखो बुक में आपकी क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल अस द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज या डिफरेंट बिटवीन टू बॉडीज, किधर से किधर की तरफ हीट फ्लो होगी। और आपने पता है कि हीट किधर फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की, तो जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। कैपिटल के से डिनोट करते हैं और लिखा हुआ है कि जो कॉमन आप लोग यूज करते हैं, तो अब ये तो नहीं यूज करते हैं कि इतने केल्विन टेम्परेचर है मेरी बॉडी का, इतना यूज करते हो क्या? नहीं यूज करते हो। तो कॉमनली जो नोन हमारे पास यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। ओके, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? बहुत बढ़िया। और अगर मैं केल्विन में बात करूं तो केल्विन में 273, अगर टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए तो वो होता है 273 केल्विन प्लस इतने डिग्री सेल्सियस। मान लो सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे यहाँ। ठीक है, तो केल्विन में उसका टेम्परेचर कितना होगा? वो टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास 273 प्लस 23 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दूंगा तो 336 7 2 9 एंड 2 296 केल्विन ये टेम्परेचर आ जाएगा। इतना समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। द डिग्री इज द सेम ऑन बोथ सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। वो कौन सी है? 273 डिग्री सेल्सियस। माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस क्या है? केल्विन। और उस पे किस पे? डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो यहां तक की बात आ गई। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द डिग्री सेल्सियस वी गेट द टेम्परेचर इन केल्विन, द जीरो ऑफ केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। जो केल्विन स्केल पे 0 डिग्री होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर इन विच द मॉलिक्यूलर मोशन कॉजेज, इट इज द इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस और -273.15 डिग्री सेल्सियस। एंड नो नेगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा। ओके, सो अ डिग्री इज सेम ऑन बोथ एज सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। बहुत बढ़िया बात है। सो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस देखो लिखा हुआ इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू केल्विन। चलो आगे बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है जो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करते हैं। तो देखो पहला फैक्टर जो है हीट, मास, सॉरी क्या है पहला फैक्टर? मास। जो हीट है ना वो मास के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहली चीज तो ये समझिए। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे हीट जो चाहिए होगी ना, जो हीट चाहिए होगी कितनी चाहिए होगी? 1 केल्विन, या तो मुझे चाहिए होगी 1 डिग्री सेल्सियस मुझे चाहिए होगी। ठीक है, 1। अब इसके बाद बात करते हैं कि दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है। तो दूसरा फैक्टर होता है कौन सा हमारे पास? टेम्परेचर। मान लीजिए कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा T, मतलब राइज इन टेम्परेचर या एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब इन अप्रॉक्स टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट मुझे 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे 1 केल्विन हीट की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसी तरह अगर मुझे 2 डिग्री, मान लो 2 डिग्री बढ़ाना है, सेम 1 ग्राम ऑफ वाटर को 2 डिग्री मुझे इंक्रीज करना है तो 2 केल्विन हीट की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया बात है। देखो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय द 1 डिग्री सेल्सियस, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज 1 किलो कैलोरी। एंड अगर मुझे राइज करना है 2 kg ऑफ वाटर को तो 2 किलो कैलोरी मुझे जरूरत पड़ेगी। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या? दूसरा फैक्टर।
ठीक है। चलो अब थर्ड फैक्टर की बात कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट। अब ये नया टर्म है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 1 ग्राम मैंने वाटर लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर मुझे क्या चाहिए, एक ग्राम का ही मैंने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, कॉपर Cu। ओके, अब मुझे इसको 1 डिग्री टेम्परेचर इसका राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी कितना राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो पता है अब इन दोनों केसेस में जो हीट ये एब्जॉर्ब करेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, हो सकता है कि 1 कैलोरी ये यूज करे, ये हो सकता है कि 2 कैलोरी यूज करे, ये हो सकता है ये 2 कैलोरी यूज करे, ये 1 कैलोरी यूज करे। बात समझ में आएगी? तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि मैटर कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है, नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट। तो नेचर ऑफ द मटेरियल की अगर बात करते हैं तो उस केस में एक वर्ड यूज किया जाता है उस नेचर उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट। ओके, और स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया जाता है सी से। अगर देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको ऐड करके क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M इंटू में डेल्टा T, ये तो लिखेंगे। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए, तो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया, दैट इज Q इज इक्वल टू C ले लिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि ये वेरी करती है ना अलग अलग सब्सटेंस में। तो क्या हो जाएगा C M डेल्टा T, या इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हैं MC डेल्टा T, क्योंकि ये याद रहता है इस नाम से। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास हीट रिलीज है, हीट अब्सॉर्ब किसी मटेरियल पे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात। अब देखो जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो आप सभी को पता है कि हीट क्या करती है, ये फ्लो होती है हॉट से कोल्ड की तरफ, एंड टेम्परेचर इज अ पैरामीटर व्हिच डिसाइड कि जो बॉडी है वो कितनी हॉट है या कोल्ड है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जो हीट है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास कैलोरी, ठीक है, या जूल, जबकि टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। आई होप आपको याद होगा, अभी मैंने बताया। ओके ओके, आगे बात करते हैं, जरा देखो लिखा हीट इज मेजर बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट है ना वो किससे मेजर की जा सकती है, कैलोरीमेट्री के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। जबकि हम लोग थर्मामीटर को कैसे मेजर करते हैं, सॉरी टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। आपको याद है ना कि जब आपको फीवर चढ़ता है तो डॉक्टर आपको मुंह में क्या लगा देता है, थर्मामीटर लगाता है, बोलता है इतना फीवर है इस बच्चे को, है ना। तो थर्मामीटर अगर एक हमारे पास डिवाइस होता है जिसमें लेड भरा होता है और वो हीट पे क्या करता है, वो एक्सटेंड करता है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब इस चैप्टर का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तब तक आप फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलते रहें। बहुत जरूरी है कि हम लोग इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स 1 मार्क क्वेश्चन क्लियर करते चले, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्कोर को बूस्टअप करने के लिए, और इसके लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज बात, तो जाके फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्या कहता है, लिखा हुआ है द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। आपने बुक ओपन कर ली है ना? ओके, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is the amount of heat energy required to rise a temperature of 1 degree Celsius or 1 कैलोरी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट वो है कि ऐसी हीट कितनी हीट, मतलब नंबर ऑफ हीट की बात करते हैं कि ऐसा अमाउंट जो बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक राइज कर सके उस बॉडी का टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, अब ए ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करना है, राइज करना है। तो अब जितनी एक कोई फिक्स यूनिट होगी ना कि इतने हीट देंगे तो ये राइज, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हम गर्म करते जाएंगे, एक यूनिट हीट होगी, उसको भी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलो तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। और ये क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू राइज इन टेम्परेचर, कितना, डेल्टा टी। आई बात समझ में? इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अपॉन में राइज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया बात है। चलो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो हीट की क्या एसआई यूनिट हम लोग पढ़ के आए, कैलोरी। ओके, तो कैलोरी पर कैलोरी लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, जूल लिख देते हैं। जूल अपॉन में टेम्परेचर क्या होती है, जूल पर केल्विन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जूल पर केल्विन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी।
ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बात करते हैं जरा। 1 कैलोरी पर केल्विन किसके बराबर होता है? 4.2 जूल पर कैलोरी के जूल पर केल्विन के हो जाएगा। चलो अब अगला जो टॉपिक है वह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फटाफट इसको रिवाइज करेंगे। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी। पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी का मतलब कि मान लो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये होती है हमारे पास किसी एक सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है वो तो हो गई हमारे पास हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो वो क्या हो गया, अगर मैं इसी में क्या कर दूं Q अपॉन में m डेल्टा T, मतलब कि अब ये जो हमारे पास हीट है ना वो एक यूनिट मास के लिए हो गया, मास ने डिवाइड किया यूनिट मास के लिए हो गया। तो यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर मुझे राइज करना है टेम्परेचर, फिक्स मास हो गया कि मान लो 1 kg ऑफ वाटर है या 1 kg ऑफ कॉपर है, कुछ भी है, उसको मुझे 1 डिग्री तक मुझे अगर ले जाना है तो वो उस कॉपर की और जितनी हीट उसके लिए चाहिए तो वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट देखो कंफ्यूज मत होना, हीट कैपेसिटी और ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, दैट इज Q अपॉन में m डेल्टा T। कहां से आया देखो, ये क्या होता है हमारे पास होता है Q बाई T डेल्टा T और हमें यूनिट मास चाहिए तो हमने m कर दिया। तो ये हो गया, इसको हीट कैपेसिटी को हम लोग C डैश से डिनोट कर रहे हैं और स्पेसिफिक हीट को C से डिनोट कर रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्की बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है कि अब अगर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, लिखा है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of heat energy required to rise the temperature of unit mass, okay, of the substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin, and specific heat capacity is equal to amount of heat required and mass unit mass into में rising temperature। चलो बहुत बढ़िया बात है। या इसको मैं देखो लिख भी सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? Q इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू m इंटू में C इंटू में डेल्टा T। और ऑलरेडी हमने इसके बारे में भी पीछे बात की थी कि जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज है किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉडी एंड डेल्टा T मतलब राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। चलो अब आता है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक इतनी हीट रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अभी हमें इसमें मास इंक्लूड नहीं करना, तो वो हो गई हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। और अगर हमने कह दिया कि किसी यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 केल्विन हमें बढ़ाना है उसमें, तो वो हो गई हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो हीट कैपेसिटी है इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर केल्विन हो गई। और इसकी एसआई यूनिट देखो क्या हो जाएगी हमारे पास? जूल किलो पर, देखो ये ग्राम हो जाएगी ना, ग्राम में अगर हम लोग जूल केल्विन लेंगे तो ग्राम में हो जाएगी। तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी? जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। दूसरा देखो डिफरेंट क्या लिया है, दूसरा तो डिफरेंट आपको सामने दिख रहा है, दैट इज Q अपॉन में डेल्टा T एंड दैट इज Q अपॉन में m इंटू में डेल्टा T। ठीक है, ये देखो लास्ट से थर्ड डिफरेंस आपको दिया हुआ है। चलो, हीट कैपेसिटी डिपेंड बोथ ऑन द सब्सटेंस एंड मास ऑफ द बॉडी, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर द हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। जबकि अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये है मास पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड करता है। ये कैसी एक प्रॉपर्टी है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, कि उसको कितनी हीट चाहिए ही चाहिए, जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये डिफरेंसेस डायरेक्टली कैसे पूछ सकता है? हो सकता है कि आपको 2 सेंटेंस दे दे, ओके, फिर पूछ ले सेंटेंस ए सही है कि सेंटेंस बी सही है, या हो सकता है बोले कि ए किसको डिफाइन कर रहा है, या आपको 1 मार्क क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट प्रिंसिपल ऑफ, पहले कैलोरीमीटर दिया। चलो देखो कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर क्या है जरा समझो।
कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है ना, देखो जैसे सपोज उसको पहले बाहर से प्लास्टिक कोटेड या वुडन बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है, इसके बाद एक यहां पर कुछ इस तरह से लगाया जाता है, ग्लास का लगाया जा सकता है या हम लोग प्लास्टिक भी आजकल लग के आती है इसमें। यहां पर एक हमने क्या कर दिया, ये यहां पर भर दी वूलन क्लॉथ, ठीक है, वूल भर दी, वूल के बाद हमने ये बना दिया किसका, वुड का, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और इसमें लगा दिए कॉर्क, यहां पर हमने लगा दिया, यहां पर एक छोटा सा होल होता है, ठीक है, जिससे हीट ट्रांसफर ना हो जाए, ना तो कन्वेक्शन के थ्रू ना तो कंडक्शन के थ्रू। चलो यहां पर हमने लगा दिया एक स्टैंड, और स्टैंड में हमने सेट कर दिया क्या, थर्मोमीटर। क्या सेट कर दिया, थर्मोमीटर सेट कर दिया, जो आपको यहां बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बताएगा। चलो ठीक है, कर दिया, यहां पर सब सेट कर दिया। ओके, जरा देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अ कैलोरीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन or loss by the body when it is mixed with the another body substance। देखिए जरा इस फिगर में देखिए, लिखा हुआ it is made up of sheet of copper because copper is a good conductor of heat, so the vessel soon acquire the temperature of it contain। second thing क्या है, copper has low specific heat capacity। copper की खास बात और क्या है कि इसकी जो specific heat capacity है ये कम होती है। so the amount of heat energy taken by the calorimeter itself from the content to acquire the temperature it is very small। मतलब कि कैलोरीमीटर को जितना टेम्परेचर चाहिए वो कम हो जाता है, क्योंकि कॉपर की हीट कैपेसिटी कम है, तो उसको जितना टेम्परेचर राइज होने के लिए चाहिए वो बहुत कम रहता है, इसलिए भी हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। द आउटर एंड इनर सर्फेस ऑफ वेसल आर पॉलिश्ड टू एज रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाय द रेडिएशन। रेडिएशन जानते हैं ना, विदाउट कॉन्टेक्ट के हीट का ट्रांसफर होना। फॉर द इंसुलेशन it is placed inside a wooden jacket to space between the calorimeter and jacket it fill up some poor conductors such as wool and cotton etc to avoid the heat loss by the conduction भी जानते होंगे, बहुत बढ़िया बात है। it is covered with a wooden lid to avoid the heat loss by the convection also। the lid has two holes, one for the used to mix content properly, स्टीरियर के लिए होता है, एंड फॉर द अदर थर्मोमीटर, और जो दूसरा होल होता है वो किसके लिए होता है, थर्मोमीटर के लिए होता है। मतलब एक होल यहां पर लगा रहता है। ये जो जैकेट है ना, ये किसकी बनाई जाती है, कॉपर की, और ये किसकी होती है, वुड की, लकड़ी की बनाई जाती है। इसके बीच में सम पुअर कंडक्टर, यहां लिख देता हूं मैं POOR, पुअर कंडक्टर्स लगाए जाते हैं। अभी जो नए कैलोरीमीटर आ रहे हैं ना, उनमें ये जो शीट लगाई जाती है ना, ये शीट वो ऐसी होती है, प्लास्टिक कोटेड होती है। आपने अच्छा वो बॉटल सुना होगा, बॉटल देखिए नहीं, बॉटल जो गर्म पानी को गर्म रखती है, मिल्टन की आती है, राइट, ठंडे को ठंडी लगती है, कई सारी कंपनीज की आती है, कोई स्पेसिफाई नहीं कि वही बनाता हो। तो क्या है कि उसमें ये किसकी लगाई जाती है, टिन की लगी होती है। किसकी लगी होती है, टिन लगा होता है। अब वो क्यों लगा होता है जरा सुन लीजिए, क्योंकि कॉपर के बाद टिन की भी स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, लो होती है एट द कंपैरिजन ऑफ अदर मेटल, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक कोटेड क्यों यूज किया जाता है, प्लास्टिक कोटेड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक क्या करता है, हीट को बाय द कन्वेक्शन क्या करता है, ट्रांसफर होने से रोकता है, स्टॉप करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखो फिगर दिख रहा है आपको, तो ये तो हो गया हमारे पास कैलोरीमीटर। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? अगर मैं नॉर्मल बात करूं आपसे, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर होता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ओके, अब उस ऑब्जेक्ट में या तो क्या हो रहा होगा, हीट लॉस हो रहा होगा, हीट लॉस हो रहा होगा, है ना, और या तो उस ऑब्जेक्ट में, और ये तो क्या हो रहा होगा, हीट गेन हो रहा होगा, हीट गेन हो रहा होगा, ठीक है। अब हीट गेन हो या तो हीट लॉस हो, तो इन दोनों के लिए क्या चाहिए, इन दोनों के लिए चाहिए कि ये हीट लॉस और हीट गेन दोनों के लिए क्या हो, कांस्टेंट हो या सेम हो, और इसी चीज को डिफाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी कैलोरीमीटर में जब हम लोग किसी सब्सटेंस को डालते हैं, वो कंपेयर कराते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी कितना हो, है ना, और किस चीज पे डिपेंड करता हो, सेम एज इसमें भी। चलो क्या कहता है, कहता है हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। सपोज दैट कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अब इससे जो हीट ट्रांसफर हो रही है, ये क्या है, हॉट है, और ये क्या है हमारे पास, कोल्ड है, COLD, कोल्ड है। बड़ा कांस्टेंट चीज है, बड़ा कॉमन चीज है, ध्यान दीजिएगा। अब ये इसको हीट करने के लिए जितना हीट ट्रांसफर करेगा,
ठीक है। तो हीट लॉस जो होगा बाय द हॉट बॉडी वो किसका इक्वल होना चाहिए, वो होगा ऑलवेज हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। हीट रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसको मैथमेटिकल कैसे हम लोग शो कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, जरा ये देख लेते हैं। अब ये मत कहना सर ये तो बड़ा कॉमन सा चीज है कि जितनी हीट होगी, तो भाई अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि जितना एक रॉड दूसरे में हीट देगा तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो मतलब जितना इसने हीट बी को दिया होगा तो बी उतना ही तो लेगा कि अलग से भी ले लेगा, नहीं बीच में लॉस ऑफ हीट भी होता है ना, तो उसको हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। तो उसको हम लोग अभी प्रूफ करके देखते हैं, क्या प्रूफ करते होते हैं। चलो लेट करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट हैज मास m1, ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास T1 हो गया एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज C1, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट A है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट B है जिसका मास है m1 और टेम्परेचर है T2 एंड हीट कैपेसिटी इज C2, लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास, टेम्परेचर जो T1 है इज ग्रेटर देन T2। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, जरा ध्यान दीजिए। सपोज दैट इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर आता है वो कितना आता है, वो आता है T। क्या आता है? T, ठीक है। अब हमने पढ़ क्या रखा है, हमने पढ़ रखा है कि हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया? इस डेल्टा T को जरा आप समझना। तो अगर मान लीजिए इनको मैंने मिक्स कर दिया तो राइजिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा। मान लो एक हॉट बॉडी है तो इसका मैं कहता हूं कि लूज इन टेम्परेचर अगर बात करूं, ठीक है, या डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये ए के लिए कितना हो जाएगा, जो टेम्परेचर होगा डेल्टा टी होगा वो कितना हो जाएगा, T फॉर 1, ये हो जाएगा हमारे पास T1 माइनस टी। भाई ये हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो टेम्परेचर T आया तो उसका डिफरेंस हमें चाहिए। तो T1 जो हॉट बॉडी थी ज्यादा टेम्परेचर माइनस में जो अब टेम्परेचर हमारे पास बचा, ठीक है, यही तो चेंजमेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। तो T1 अपॉन में T1 माइनस टी कर दिया। सेम एज अगर मैं बी वाली बॉडी के लिए बात करूं तो अब ये तो ठंडी वाली थी, इसने हीट इससे एक्वायर करा, तो इसके लिए जो T2 हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T जो हमारे पास मेन टेम्परेचर आया माइनस T2, क्योंकि T2 की वैल्यू T1 से क्या थी, कम। देखो मैंने यहां लिखा हुआ भी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब दोनों को उठा क्या कर दो, कंपेयर करा दो। कैसे कंपेयर कराओगे, जरा देखो भाई क्या था, हीट रिलीज बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q2, यही तो होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलो देखो जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 है ना, C1 इंटू में, अब क्या है पहले वाले के लिए हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी की जगह आ जाएगा T1 माइनस टी आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू M2 C2, और ये हो जाएगा क्या, T माइनस T2। अब यहां से जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास नहीं गिवन है हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। क्या बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जितना भी न्यूमेरिकल है इसमें वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये फॉर्मेटिंग आ गई ना तो आप इसमें वैल्यू प्लेस करने में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फॉर सपोज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है सर। अप्लाई द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपकी बुक का एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, और क्या देखो लिखा हुआ है, पढ़ो जरा क्वेश्चन, रीड करो और पेन चलाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम सर पे है और ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन कहता है, इन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल हीट एनर्जी टू राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल। देखो पेपर में नहीं आएगा, इजी है इसके बाद वाला, लेकिन 100% पेपर में आएगा या उसी से रिलेटेड कुछ पेपर में आने वाला है, ठीक है, ओके। और क्या कहता है बी वाला, इफ द मास ऑफ बॉल इज 1.1 kg फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन। तो देखो Q की वैल्यू दी हुई है 5000 जूल और डेल्टा T की वैल्यू दी हुई है 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। चलो तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, पहले देखो Q क्या दिया है, Q दिया हुआ है हमारे पास 5000 जूल, ठीक है, 5000 जूल, और डिग्री टेम्परेचर डेल्टा T कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन लिख सकता हूं, ठीक है। और क्या गिवन है, और तो कुछ गिवन नहीं है, ओके। तो
हीट कैपेसिटी क्या होता है बताओ? हीट कैपेसिटी होता है Q अपॉन में T। बताओ कितना सिंपल है ना, डेल्टा T। अभी चुटपुटिया क्वेश्चन है ना, तो हो जाएगा 5000 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 500 है ना, और इसके एसआई यूनिट जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन हो गई, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके लिए दूसरा पार्ट कह रहा है स्पेसिफिक हीट, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में M इंटू में डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू कितनी है 5000, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद M की वैल्यू कितनी है 1.1 गिवन है, 1.1 गिवन है ना, ओके 1.1 गिवन है, ओके 1.1 kg इनटू में कितना हो जाएगा डेल्टा T 10। अब इसको सॉल्व करके आंसर आपको पता है क्या है, क्योंकि आंसर आपको दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया बात है, पहला क्वेश्चन तो आपने आसानी से कर लिया। अब बात करते हैं जो हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अभी पढ़ा कि हीट रिलीज बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी, तो उसको जरा एक बार हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन में देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, आपके सामने है, और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका पेज नंबर, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको मिल जाएगा। पेज नंबर है हमारे पास 269। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है एन हॉट आयरन बॉल ऑफ मास 0.2 kg, मतलब कि M1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 kg दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहता है? कहता है इज एडेड इनटू 0.5 kg ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब M2 की वैल्यू कितना दिया है 0.5 kg, और इसका जो T2 गिवन है वो कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मान लो इसका जो T1 है वो है हमारे पास केवल T, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब T की वैल्यू आ गई 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 336 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है आयरन का, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, इसका C दिया हुआ है कितना 336 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, पर केजी पर केल्विन, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और वाटर का कितना दिया हुआ है? वाटर का दिया हुआ है 4.2, C की वैल्यू 4.2 इंटू में 10 टू द पावर कितना 3 होगा ना चाहिए, 10 टू द पावर 3, यस 10 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा केजी जूल पर केजी पर केल्विन। ये हमारे पास गिवन है। एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, इनको हमने जब मिक्स कर दिया तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमको इसका टेम्परेचर देखना है कि कितना हुआ, तो सिंपल सी बात है फॉलिंग टेम्परेचर एंड राइजिंग टेम्परेचर सबसे पहले निकाल लेते हैं और वैल्यू प्लेस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो M1 की वैल्यू है, M2 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू है, बिल्कुल है, C2 की वैल्यू है, बिल्कुल है, दिया है। बस एक बार फॉलिंग टेम्परेचर, एक बार राइजिंग टेम्परेचर, ये हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बात है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो राइजिंग टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी फॉलिंग टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास T माइनस का T2, मतलब ये हो जाएगा 30 माइनस का कितना 10, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस आ गया, ओके, फॉलिंग टेम्परेचर हो गया। अब राइजिंग टेम्परेचर देखो तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना T1 के लिए हम लोग बात करेंगे डेल्टा T1 की, तो ये हो जाएगा T माइनस का 30, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब दोनों के इक्वल कर दो, आंसर क्लियर है। M1 की वैल्यू कितनी है 0.2, C1 की वैल्यू कितनी है 4.2 इंटू 10 टू द पावर कितना 3, ओके। और जो हमारे पास ये गिवन है T1 माइनस T2, T1 माइनस T, फॉलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है क्या? फॉलिंग टेम्परेचर इन बॉल T माइनस 30, ये है फॉलिंग टेम्परेचर T माइनस 30, ओके, सही तो दिया हुआ है यार। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ठीक दिया हुआ है। अब इक्वल करो इसको, T माइनस 30 हो जाएगा, T माइनस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे लिए, यहां पर देखो क्या करो, T माइनस का कर दो T1 माइनस T, और यहां पर कर दो जरा इधर से जस्ट अ मिनट, इसको कर दो कैपिटल T माइनस T, तो आपको याद रहेगा T1, और ये हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस का, अब याद रहेगा। चलो देखो, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, इसकी हो जाएगी M2 की वैल्यू 0.5 इंटू C की वैल्यू 336, और इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास
30 माइनस 10 डिग्रीज। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। केवल कंसेप्ट में चल रहे हैं, फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा था, चलो बहुत बढ़िया है। अब ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये केवल ट्रांसपोज कर देना था यार, हमने इरेज करके सही कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इस टी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो बताओ सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बहुत बढ़िया बात है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ जाए 655 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो क्या कहता है? कहता है नेचुरल फिनोमेना एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर। पानी की जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है 4200 के आसपास, या ये कह सकते हैं 4.2, देखो लिखा है ना, इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसकी खास बात क्या है, इसको हम कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं? तो आपने सुना होगा कूलेंट, कार हीट कर जाती है तो उसमें कूलेंट पड़ता है। तो पता है एज अ वाटर कूलेंट ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, और आपकी जो कार है वो हीट नहीं हो पाती, जो इंजन है वो हीट नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है? देखो, दूसरा रीजन होता है कि इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज एट हीट रिजर्वायर ऑफ द वाइन एंड जूस बॉटल टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने की वजह से वाटर को एज अ रिजर्वायर यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई जूस है वो जम जाएगा, है ना, और क्या है, वाइन है वो जम जाएगी, तो इनको फ्रीजिंग से बचाने के लिए ना पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वो फ्रीज ना हो। बहुत बढ़िया बात है। आगे देखो, मान लीजिए ठंडियों के सीजन में बहुत कोहरा गिर रहा है या बर्फबारी हो रही है, तो इससे फसल खराब हो जाती है ड्यू टू ठंड, ठीक है, कोल्डनेस की वजह से खराब हो जाती है। तो जो फार्मर्स होते हैं ना, क्या होते हैं, अपने किसान, जो किसान भाई होते हैं वो पानी से अपने खेतों को क्या कर देते हैं? भर देते हैं, ताकि जो ठंडी है ना उनके फसलों को बर्बाद ना करे। जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो वाटर अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, इससे फसल बच जाती है। अगला देखो लिखा है ऑल प्लांट एंड एनिमल हैव अ हाई कंटेंट ऑफ वाटर ऑफ देयर बॉडी। और इसीलिए जैसे गर्मी, चाहे जितनी गर्मी पड़े ठंडी पड़े, हमारी बॉडी उसके हिसाब से क्या हो जाती है? एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 80 टू 90% तो पानी ही है। तो पानी क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो अपने हिसाब से एक हमारे अंदर अलग से कूलेंट रहता है, ओके। तो हीट एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है। इस तरह से हमारी बॉडी भी क्या करती है? उसमें एडजस्ट होती है। बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद देखो लिखा है सम एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी। पहला क्या लिखा है? द बेस ऑफ कुकिंग पैन इज मेड थिक। जो कुकिंग पैन का बेस होता है उसको मोटा बनाया जाता है, थिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो हीट एब्जॉर्ब कर ले तो एक अच्छे से एनर्जी को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। आप उस पैन में कुछ बना रहे हैं तो फटाफट क्या होता है, वो अंदर तक उस सब्सटेंस को क्या कर सकता है? पका सकता है, ठीक है, राइट। अगला देखो क्या करता है, कहता है द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेस इज मेड ऑफ थिक एंड हैवी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं उनके जो बेस, अब ये जो नए टाइम के आ गए, एक टाइम पे हुआ करता था प्रेस होते थे बहुत मोटे मोटे और भारी भारी, ठीक है, छोटा बच्चा हो कोई उठा ना पाए उसको, छोटा बच्चा इन द सेंस 6 साल 5 साल, तो एक हाथ से नहीं उठा पाए उसको कायदे से, इतने भारी भारी मैंने देखे हैं। अब तो आने लगे वो तो लाइट है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? बाय द डूइंग सो द हीट कैपेसिटी ऑफ द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेस बिकम्स लार्ज एंड इट रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत बढ़िया बात है। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक में इस जो हमारे पार्ट ए था वो सिर्फ इतना ही है इसमें। अब आगे हम लोग बात करेंगे अपने पार्ट बी की। अब इस पार्ट बी में जरा देखो क्या है, और है चेंज इन फेज, और इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। इस हम पार्ट को कंप्लीट करेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक चैनल को लगता है कि आपको तो पता ही होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। आज के लिए इतने ही रखते हैं क्योंकि मैं थक गया हूं, और आई होप आप भी बोर हो जाएंगे अगर ज्यादा देर तक इसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, और हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है, टेक केयर।